नमस्कार दोस्तों। राजनीति में वक्त से पहले फोड़ा गया हर पटाखा अगर सधा न हो तो फुस बम बन जाता है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के साथ भी यही हुआ है? दोस्तों याद कीजिए, 18 अक्टूबर धनतेरस का दिन था। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य पूरे जोश में कह रहे थे कि हम बिहार चुनाव में उतरेंगे, मजबूती से उतरेंगे और जीतेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जेएमएम के बिना कोई सरकार न बने। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, सीटों के नाम भी गिनवा दिए: चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती। यह भी बोल गए कि संख्या 10 तक भी जा सकती है। और सुनिए, उन्होंने तो स्टार प्रचारकों की सूची तक बढ़ा दी। उसमें नाम थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन, डॉक्टर स्टीफन मरांडी, मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सुप्रियो भट्टाचार्य, ऐसे ऐसे 20 नाम थे। सुप्रियो दादा बोले कि गुरुजी ने हमें लड़ना सिखाया है, गुरुजी ने हमें लड़ना सिखाया है, हम आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उस वक्त लगा कि जेएमएम सिर्फ झारखंड की पार्टी नहीं रही, अब वो बिहार की सियासत में भी अपनी छाप छोड़ने जा रही है। लेकिन दोस्तों, धनतेरस का जो राजनीतिक धमाका हुआ था वो दिवाली के दिन फुस निकल गया। 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन गिरिडीह में पत्रकारों के सामने आए मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और उन्होंने कहा कि जेएमएम बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो बस एक वाक्य ने पूरा माहौल बदल दिया। बाकी बातें उन्होंने गठबंधन की समीक्षा, नैतिकता, अनुशासन, ये सब पर कहा, लेकिन असली बात यही थी कि जेएमएम अब बिहार चुनाव नहीं जाएगा लड़ने। तो सवाल अब यह है कि 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो पार्टी जिसने सीटें तय कर ली थी, प्रचारक घोषित कर दिए थे, वही अचानक पीछे हट गई। दोस्तों, राजनीति में हर बयान की एक साइड स्टोरी होती है। 18 अक्टूबर को सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी का आधिकारिक स्टैंड माना गया था, लेकिन जब इसके उल्टा बयान देने की बारी आई तो रांची में सुप्रियो भट्टाचार्य के बदले गिरिडीह में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने इसका ठीक उल्टा बयान दिया। तो अब यहाँ सिर्फ 2 संभावनाएं हैं, या तो जेएमएम को बिहार में गठबंधन से निकाल दिया गया जैसा कि सुदीव्य सोनू बोल रहे हैं, या फिर अंदर खाने कोई बड़ा समझौता हो गया है। देखिए, बिहार में जेएमएम का रिकॉर्ड कोई बहुत चमकदार रिकॉर्ड नहीं है। 2010 में पार्टी ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मिली थी सिर्फ 1 सीट, और वो विधायक भी 2 महीने के बाद जेडीयू में चला गया था। 2020 के चुनाव में जेएमएम 5 सीटों पर उतरा था: चकाई, कटोरिया, झाझा, मनिहारी और पीरपैंती। कुल 25,213 वोट मिले, बस इतना ही था। मतलब बिहार की राजनीति में जेएमएम की पकड़ फिलहाल लगभग ना के बराबर है। तो क्या इस बार भी वही इतिहास दोहराने से बचने के लिए पार्टी ने समय रहते कदम पीछे खींच लिया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो जनता की नजरों से ओझल है, दिखाई नहीं दे रहा है? दोस्तों, अब आते हैं गठबंधन की राजनीति पर। सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो साफ साफ कहा था कि राजद और कांग्रेस ने झारखंड में हमारी इज्जत पाई, लेकिन बिहार में हमारा ही अपमान किया। मंत्री सुदीव्य सोनू ने भी यही बातें दोहराई, कहा गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। तो अगर यह सच है तो सवाल और बड़ा है कि हेमंत सोरेन आखिर इस अपमान को क्यों झेल रहे हैं? क्या सचमुच जेएमएम को नजरअंदाज किया गया, या फिर कोई डील हो गई, राज्यसभा या विधान परिषद सीट पर कोई समझौता हो गया? दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन को किसी समझौते का भरोसा दिलाया है, कोई वादा किया है, कुछ वैसा ही वादा जैसा 2025 के इस चुनाव में मुकेश सहनी के साथ हुआ है। सीटें कम दी हैं पर पद और प्रतिष्ठा का वादा करके मामला शांत कराया गया है। अगर ऐसा है तो रणनीतिक तौर पर यह हेमंत सोरेन की जीत कही जाएगी, क्योंकि बिना बिहार का चुनाव लड़े ही राजनीतिक सौदेबाजी में जेएमएम को फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यह पूरी तरह से राजनीतिक आत्मघात है। अब जरा सोचिए कि 18 अक्टूबर को आप कहते हैं कि हम लड़ेंगे, स्टार प्रचारक तय कर लेते हैं, गुरुजी का नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने हमको लड़ना सिखाया है, और 2 दिन के बाद कहते हैं कि नहीं लड़ेंगे। तो ये क्या सीखा आपने गुरुजी से? उनका नाम आखिर
बीच में लाने की क्या जरूरत थी? तो इसे हम राजनीति में क्या कहेंगे? मैदान छोड़ना कहेंगे या राजनीतिक रणनीतिक पलायन कहेंगे? दोस्तों, राजनीति में बयान बम की तरह होते हैं। अगर उनमें बारूद नहीं होता तो बस धुआं निकलता है, और जेएमएम का यह बम पूरी तरह से फुस बम साबित हुआ है। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर सच में राजद और कांग्रेस ने जेएमएम को धोखा दिया तो फिर हेमंत सोरेन ने उनके मंत्रियों को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? गठबंधन की समीक्षा करने की जो बात कही जा रही है, तो गठबंधन की समीक्षा करके क्या कर लेंगे और समीक्षा कब करेंगे, कोई टाइमलाइन तो किसी ने दी नहीं है। तो जब आपके ही सहयोगी आपको दूध की मक्खी की तरह बिहार में निकाल चुके हैं, मंत्री सुदीप सोनू खुद कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में बुलाया गया था, लेकिन सीटों के मामले में धोखा हो गया, धूर्तता कर दी गई। तो फिर सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन इतने कमजोर हैं कि अपमान सहकर भी गठबंधन में बने रहेंगे? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अगर उन्होंने झारखंड में जेएमएम को नाराज किया तो उसका असर सीधे झारखंड की सियासत पर पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों कि दोनों नेताओं के बीच कोई मौन सहमति हुई हो, कोई अलिखित समझौता हुआ, और इस समझौते में तय हुआ हो कि बाहर बाहर विरोध करेंगे, भीतर भीतर समझदारी दिखाएंगे, समझदारी बनाए रखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ है तो फिर यह सिर्फ बयानबाजी का खेल है, जहां जेएमएम का राजनीतिक बारूद अब गीला पड़ गया है। दोस्तों, राजनीति में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम संघर्ष और आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। अगर आज गुरु जी को फैसला लेना होता तो क्या आज वो वही करते जो आज हो रहा है? जेएमएम कोई नई पार्टी नहीं है, 1980 से चुनाव लड़ रही है क्रिकेट बिहार के समय से। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार अपने बूते सत्ता में आए हैं, जेएमएम कांग्रेस के बूते नहीं आए हैं। वो इनके बूते भले कुछ सीटें ले आए, और लगातार दूसरी बार सत्ता में आने वाले पहले मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन ही है झारखंड के। तो न तो जेएमएम से और न हेमंत सोरेन से उम्मीद की जाती है कि वे इतने कच्चे निकलेंगे कि तेजस्वी यादव से गच्चा खा जाएंगे, उनकी चाल न समझ पाएंगे। जहां तक आरजेडी की तरफ से अंतिम समय तक लटकाने की बात है, तो 18 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया था? सीटें तय कर दी आपने, प्रचारक तय कर दिए, बिना सोचे समझे तय कर दिए। और अगर सोच समझ कर किया था तो उम्मीदवार उतार देते, कोई सम्मानजनक समझौता हो जाता तो नॉमिनेशन वापस करा देते। और अगर अपमान हो गया है तो हेमंत सोरेन इतने बेबस तो नहीं है कि अपमान का घूंट पीकर राजद को अपनी सरकार में मलाई खाने देंगे। उनके पास कई सारे विकल्प हैं, तो वे अपमान का घूंट पीकर कितने दिन बर्दाश्त करते रहेंगे, कितने दिन इन मंत्रियों को झेलते रहेंगे? क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य और सुदीप सोनू दोनों ने समीक्षा की बात कही थी। सुदीप सोनू जी ने तो प्रतिकार करने तक की बात की, लेकिन कोई समय सीमा नहीं बताई। तो ऐसा थोड़े होता है कि जिसने अपमान किया आप उसे कैबिनेट में रखें, बगल में बिठाएं और रोज अपमानित भी महसूस करते रहें। दोस्तों, जिस हेमंत सोरेन ने जेल जाना कबूल कर लिया लेकिन बीजेपी के आगे झुकना कबूल नहीं किया, वो हेमंत सोरेन क्या तेजस्वी यादव के हाथों अपमानित होकर चुप रहेंगे? क्या सिर्फ समीक्षा के नाम पर बात टालते रहेंगे? क्या आपको ये बात पच रही है? तो दोस्तों, मुझे लगता है बात वो नहीं है जो आपको दिखाई और बताई जा रही है। आपको वह देखना और वह ढूंढना है जो दिखाया और बताया नहीं जा रहा है। आखिर 18 से 20 अक्टूबर के बीच क्या हुआ? क्या पटना से कोई वादा मिला, कोई डील हुई? और अगर नहीं हुई तो जेएमएम सचमुच अपमानित हुआ है, और इसके बावजूद सिर्फ देख लेंगे और दिखा देंगे जैसी बातें हो रही हैं, जैसे बचपन में कोई बच्चा किसी मजबूत बच्चे से पीटकर और कहता था कि ठीक है हम आपको बताएंगे। तो अगर ऐसी बातें हैं तो सचमुच सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या हेमंत है तो हिम्मत है, ये सिर्फ एक नारा भर है? और अगर हिम्मत है तो उसे कब दिखाया जाएगा, समय कब आएगा? दोस्तों, 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 34 सीटें मिली थी। रामदास सोरेन के निधन के बाद यह आंकड़ा 33 है, लेकिन 14 नवंबर के बाद जब घाटशिला सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो नतीजा इसका चाहे जो भी निकले, झारखंड का सत्ता संतुलन बरकरार रहेगा, कोई ज्यादा असर नहीं होगा। जेएमएम 34 पर रहे या 33 पर, सबसे बड़ा दल वही रहेगा। फर्ज कीजिए हेमंत सोरेन राजद के साथ साथ कांग्रेस को भी अपने कैबिनेट से बाहर कर देते हैं, तो क्या होगा? खराब से खराब परिस्थिति में भी हेमंत सोरेन की सरकार अल्पमत में रहेगी, लेकिन चलती रहेगी। बीजेपी किसी सूरत में सरकार बनाने की हालत में नहीं है। 21 विधायक हैं, जदयू, लोजपा और आजसू को जोड़ दें तो भी 24 से ऊपर नहीं जा पाते। जयराम महतो हैं, उनको अगर जोड़ दें तो 25 होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि वो किसी के पाले में जाएंगे।
तो अगर हेमंत सोरेन गठबंधन से बाहर आ भी गए तो उनकी सरकार अल्पमत में रहेगी तो सही, लेकिन चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी मिलाकर 20 होते हैं, माले को जोड़ दे तो 22 होते हैं। बीजेपी के साथ ये लोग जाकर सरकार बना नहीं सकते, भले हेमंत सोरेन बना सकते हैं। हेमंत सोरेन के पास 3300 3400 वे बहुमत से सिर्फ 6 या 7 सीटें दूर हैं। और झारखंड में विधायकों के टूटने का इतिहास नहीं है, ऐसा नहीं है। 2015 का ही उदाहरण है जब रघुवर दास ने जेवीएम के 6 विधायकों को तोड़ लिया था और अपने दम पर बहुमत की सरकार बना ली थी। तो आगे ऐसा नहीं होगा, इसको कौन गारंटी लेगा। इसलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि वह हेमंत सोरेन का साथ छोड़ दे या कोई ऐसी परिस्थिति आए कि विधायकों की खरीद फरोख्त या तोड़फोड़ के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति बन जाए या मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सत्ता बैकडोर से बीजेपी के पास चली जाएगी और झारखंड का कोई भी विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कभी नहीं चाहता कि मध्यावधि चुनाव हो, क्योंकि जीतने की कोई गारंटी नहीं होती। 60% से ज्यादा सिटिंग विधायक हार जाते हैं। और अगर अलग अलग होकर जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ा तब राजनीतिक समीकरण और भी जटिल हो जाएगा। यह बात हेमंत सोरेन भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है। इसलिए हेमंत सोरेन जो भी फैसला लेंगे उसको मानना कांग्रेस की मजबूरी होगी। और झारखंड में तेजस्वी यादव की कोई बिसात ही नहीं है, वो खुश हो या नाराज हो, हेमंत सोरेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सोचिए, जो हेमंत सोरेन बीजेपी से नहीं डरे, क्या वो तेजस्वी यादव के हाथों अपमान सह लेंगे? तो अपमान हुआ है तो बदला लें, सिर्फ बातें न करें। और अगर समझौता हुआ है तो वो भी बताएं, हिम्मत तो दिखाएं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या जेएमएम ने कोई समझौता किया है या फिर ये गीदड़ भभकी चल रही है, कुछ होना नहीं है, यही सरकार चलती रहेगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।